प्रदूषण की मिलावट अब हवा में भी है, पानी में भी है, लेकिन अब सूचना में भी मिलावट होने लगी है। इसलिए आज हम पूरी तरह से प्रदूषित हो चुके आपके आसपास की हवा, पानी और मीडिया की बात करेंगे। हवा और पानी में प्रदूषण से आपके शरीर को नुकसान पहुंचता है, जबकि मीडिया से आपके विचार प्रदूषित हो रहे हैं। इसलिए आज हम नेशनल प्रेस डे के मौके पर भारत में मीडिया की यात्रा का एक विश्लेषण करेंगे। भारत में मीडिया का सफर अंग्रेजों के अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाने से शुरू हुआ था, लेकिन अब ये फेक न्यूज, चीखने चिल्लाने और नाचने गाने तक पहुंच गया है। वर्ष 1857 में पहले स्वतंत्रता संग्राम के समय से ही भारत के मीडिया ने एक सशक्त भूमिका निभाई, लेकिन तब से अब तक 163 वर्षों के दौरान मीडिया बहुत बदल चुका है। अब आप मीडिया के बगैर शायद अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन आज हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि भारत के फ्री मीडिया से देश को क्या फायदा हुआ, आपको क्या फायदा हुआ और देश को इससे क्या कोई नुकसान भी हुआ है। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि कोरोना वायरस के जिस दौर में दिवाली के बाद प्रदूषण कम हो जाना चाहिए था, वो कैसे पिछले साल के मुकाबले दुगना हो गया। और हम पानी के प्रदूषण की भी आज बात करेंगे। भारत के 30 शहर ऐसे हैं जहां वर्ष 2050 तक पीने के लिए साफ तो क्या, अब गंदा पानी भी नहीं मिलेगा। और जिस आरओ सिस्टम के जरिए आप अपने घर के पानी को साफ करते हैं, वो आरओ आपके पानी से जरूरी पोषक तत्वों को समाप्त कर रहा है, और ये आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छी खबर नहीं है। यानी आपके किचन में जो आरओ लगा हुआ है, जो आप समझते हैं कि वो शायद आपके घर में आने वाले पानी को साफ कर रहा है, साफ तो कर रहा है, लेकिन बहुत सारी चीजें उसमें से निकाल भी रहा है। वो सब आज हम आपको बताएंगे। ये खबर आरओ बनाने वाली कंपनियों को अच्छी नहीं लगेगी। और आखिर में आरजेडी के एक बड़े नेता ने यह आरोप लगाया है कि बिहार में जिस समय राहुल गांधी को पसीना बहाना चाहिए था, जीत के लिए दिन रात एक कर देना चाहिए था, उस समय वो शिमला में छुट्टियां मना रहे थे, और ये पार्टी चलाने का कोई तरीका नहीं है। अब इस बात की पूरी संभावना है कि कांग्रेस के बाकी सहयोगी दल भी गांधी परिवार की इस कार्यशैली पर सवाल उठाने लगे हैं। पार्टी के अंदर भी कुछ नेताओं ने इस शैली पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। इसलिए आज हम बात करेंगे कि क्या किसी दूसरी पार्टी द्वारा कांग्रेस को टेक ओवर किए जाने का समय आ गया है। इसके अलावा आज हम आपको बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की वो 7 शपथ भी दिखाएंगे जिनके दम पर चौथी बार वो बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं। लेकिन सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। नीतीश कुमार ने आज 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राजभवन में हुए शपथ ग्रहण समारोह में नीतीश के साथ 14 अन्य नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली। बिहार में पहली बार 2 उप मुख्यमंत्री भी होंगे। बीजेपी विधानमंडल दल के नेता तारकिशोर प्रसाद और उप नेता रेणु देवी को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, बिहार प्रभारी देवेंद्र फडणवीस सहित बीजेपी के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर नीतीश कुमार और अन्य मंत्रियों को बधाई देते हुए भरोसा दिलाया कि एनडीए परिवार बिहार की प्रगति के लिए मिलकर काम करेगा। हम लोग मिलकर काम करते हैं, मिलकर काम करेंगे, लोगों की सेवा करते हैं, लोगों की सेवा करेंगे, यही हम लोग का। नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में बीजेपी से 7, जेडीयू से 5 और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और विकासशील इंसान पार्टी से एक नेता को मंत्री बनाया गया है। निश्चित तौर पे एक जवाबदेही मिला है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार 5 साल आगे बढ़ेगा और उनके हाथ के नीचे काम करने का मौका मिला है, तो निश्चित तौर पे मेरे लिए बहुत अच्छा है और बहुत कुछ माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में काम करेंगे और सीखेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल सुबह कैबिनेट की बैठक बुलाई है। वहीं सूत्रों के मुताबिक 23 नवंबर से विधानसभा का पहला सत्र बुलाया गया है। सूत्रों का कहना है कि ये शीतकालीन सत्र 27 नवंबर तक चलेगा। नीतीश कैबिनेट में मंत्री पद की शपथ लेने वाले सभी मंत्रियों ने राज्य के विकास को अपनी प्राथमिकता बताया है। बिहार की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनी रेणु देवी ने नीतीश कुमार के नेतृत्व पर भरोसा जताते हुए विकास कार्यों को आगे ले जाने की बात कही है। निश्चित रूप से बिहार के विकास के लिए काम करूंगी। सारे लोग मिलकर अब बिहार के विकास में चाहते हैं और यहाँ की जनता यहाँ बिहार में रहना चाहती है। गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर भरोसा जताया कि मोदी और नीतीश की जोड़ी आत्मनिर्भर बिहार का सपना साकार करेगी। वहीं महागठबंधन ने नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण समारोह का बहिष्कार किया। आरजेडी की तरह या आरजेडी के नेता की तरह वो काम नहीं कर सकते। वो नेशनल पार्टी के एक राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं और नेता हैं, तो
इस बात को समझने की आवश्यकता है। आरजेडी ने भी ट्वीट कर कहा कि जनादेश को शासनादेश से बदल दिया गया है। हालांकि बाद में तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर नीतीश कुमार को शुभकामनाएं देते हुए उम्मीद जताई कि सरकार नौकरी, रोजगार और पढ़ाई जैसे सकारात्मक मुद्दों को प्राथमिकता बनाएगी। बिहार में चुनावी हार पर कांग्रेस का असंतोष राज्य से अब राष्ट्रीय स्तर पर आ गया है। आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी के बाद अब कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने भी राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल खड़े किए हैं। एक इंटरव्यू में सिब्बल ने कहा, पार्टी ने शायद हर चुनाव हारने को नियति मान लिया है। बिहार की हार पर शीर्ष नेतृत्व की कोई राय ही नहीं है। लगता है शीर्ष नेतृत्व को पार्टी में सब ठीक दिखता है। शायद पार्टी नेतृत्व कमजोरियां कबूलना नहीं चाहता। कपिल सिब्बल ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी में बड़े सुधार की जरूरत बताई, लेकिन इस पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर कहा, कपिल सिब्बल को अंदरूनी मामलों का मीडिया में जिक्र नहीं करना चाहिए था। इससे देश भर के पार्टी कार्यकर्ताओं को ठेस पहुंची है। सिब्बल के बयान पर बीजेपी ने कहा, कांग्रेस अब परिवारवाद से छटपटा रही है। अब समय आ गया है कि परिवारवाद पर चोट करने का, क्योंकि राजनीति में परिवारवाद चाहे क्षेत्रीय दल का हो चाहे राष्ट्रीय दल का हो, ये एक कैंसर की तरह है। बिहार में कांग्रेस ने 70 सीटों पर चुनाव लड़कर 19 सीटें जीती हैं। राहुल गांधी के सिर्फ 3 दिन प्रचार करने पर कल आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी ने सवाल उठाए थे। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के गुपकार गठबंधन में शामिल होने पर बीजेपी ने सवाल उठाए हैं। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि अनुच्छेद 370 की वापसी की मांग करने वालों का साथ देकर कांग्रेस जम्मू कश्मीर को पीछे धकेलना चाहती है। कुछ तो इस सीमा तक चले गए कि आर्टिकल 370 को रेस्टोर करने के लिए हमें चीन का भी हेल्प लेना पड़े तो हम लेंगे। फारूक अब्दुल्ला। वहीं बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने गुपकार गठबंधन को गुप्तचर अलायंस बताया। ये जो गुप्तचर अलायंस है, ये गुप्तचर अलायंस क्या चाहती है? ये गुप्तचर अलायंस वही चाहती है जो पाकिस्तान चाहता है। कांग्रेस के गुपकार गठबंधन में शामिल होने का फैसला बीते दिनों फारूक अब्दुल्ला और जम्मू कश्मीर कांग्रेस अध्यक्ष के बीच बैठक में हुआ था। इन डीडीसी चुनावों में मिलजुल के हिस्सा लेंगे, लोगों को अपील करेंगे और उन अनासिर को हराने की कोशिश करेंगे जो जबरदस्ती इस रियासत पर कायदे कानून भी लाते आए हैं और जिनके पॉलिसीज जम्मू कश्मीर के लोगों के हित में अभी तक नहीं दिखाई दिए। इससे पहले गुपकार अलायंस की 2 बैठकों से कांग्रेस दूर रही थी। जम्मू कश्मीर में जिला परिषद के चुनाव दिसंबर में 8 चरणों में होने हैं। गुपकार में शामिल पार्टियां कह रही हैं कि उनका चुनाव जीतना 370 की बहाली के लिए जनादेश होगा। भारत ने पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद से दुनिया को फिर आगाह किया और लड़ाई में सबके साथ आने की अपील की। एक ऑनलाइन संबोधन में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान का नाम लिए बिना कहा कि आतंकवाद के प्रायोजक देश एक्सपोज हो रहे हैं। आतंकवाद मेरी समस्या नहीं का युग 9/11 के बाद खत्म हो चुका है। दुनिया अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद की वैश्विक प्रकृति को समझ रही है। भारत ने आतंकी फंडिंग और कट्टरता पर पक्ष मजबूती से रखा है। भारत के पड़ोस में प्रायोजित आतंकवाद का सबसे बड़ा उदाहरण है। विदेश मंत्री ने कहा, आतंकवाद के खिलाफ भारत का लक्ष्य व्यापक है, उसे पाने तक देश आराम नहीं करेगा। कल विदेश मंत्रालय ने भी पाकिस्तान को जवाब दिया था कि ओसामा बिन लादेन को छिपाने वालों को दुनिया अच्छे से पहचानती है। भारतीय सेना की कड़ी जवाबी कार्रवाई के बावजूद पाकिस्तान ने एक बार फिर सीज फायर का उल्लंघन किया। जम्मू कश्मीर में कुपवाड़ा के तंगधार सेक्टर में शाम को पाकिस्तानी सेना की ओर से भारी गोलाबारी की गई। तंगधार सेक्टर के गांवों को निशाना बनाते हुए मोर्टार दागे गए। भारतीय सेना भी कड़ा जवाब दे रही है। दिवाली की रात को पाकिस्तानी आर्मी ने बिना उकसावे के फायरिंग शुरू की थी, जिसमें भारतीय सेना के 3 और बीएसएफ का 1 जवान शहीद हुआ था। जवाबी कार्रवाई में भारतीय सेना की चिनार कॉर्प्स ने भी पाकिस्तान की कई चौकियां और बंकर तबाह कर दिए थे। जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के 11 सैनिक मारे गए थे। प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग कल एक बार फिर आमने सामने होंगे। दोनों नेता ब्रिक्स वर्चुअल समिट में शामिल होंगे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के निमंत्रण पर भारत इस समिट में शामिल हो रहा है। ब्रिक्स समिट में इस बार थीम ग्लोबल स्टेबिलिटी, शेयर्ड सिक्योरिटी एंड इनोवेटिव ग्रोथ है। ब्रिक्स देशों के संगठन में 5 तेजी से उभर रही अर्थव्यवस्था वाले देश हैं। इनमें भारत के अलावा ब्राजील, रूस, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल है। इससे पहले इस महीने की शुरुआत में प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट में भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक साथ शामिल हुए थे। मालाबार युद्धाभ्यास का दूसरा चरण कल से अरब सागर में शुरू हो रहा है।
4 दिन के इस युद्ध अभ्यास में क्वाड के चारों सदस्य भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की नौसेनाएं साझा अभ्यास करेंगी। युद्ध अभ्यास के दूसरे चरण में अमेरिका का विमान वाहक पोत USS निमित्ज भी हिस्सा ले रहा है, जिस पर F-18 लड़ाकू विमान मौजूद रहेंगे। वहीं भारतीय नौसेना के सबसे आधुनिक युद्धपोत INS विक्रमादित्य के अलावा जापान और ऑस्ट्रेलियाई नेवी के भी विध्वंसक पोत अभ्यास में शामिल रहेंगे। क्वाड देशों के साझा मालाबार अभ्यास को चीन अपने खिलाफ शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देख रहा है। मालाबार युद्धाभ्यास का पहला चरण 3 से 6 नवंबर तक बंगाल की खाड़ी में हुआ था। आज भारत में मीडिया की भूमिका पर बात करने से पहले हम आपको उत्तराखंड के ऋषिकेश से आई एक बहुत भावुक तस्वीर दिखाना चाहते हैं। यह तस्वीर एक शहीद के घर से आई है और शहीदों के परिवारों का दर्द और उनका हौसला दिखाने की जिम्मेदारी मीडिया की होती है। आज BSF के शहीद सब इंस्पेक्टर राकेश डोभाल का पार्थिव शरीर उत्तराखंड के ऋषिकेश में उनके घर पहुंचा और तब इस शहीद की 10 साल की बेटी ने जो कहा, वो बातें आज आप सबके कानों में जरूर गूंजेंगी। शहीद की इस बेटी की बातें सुनकर आप भी कहेंगे कि हमारे देश के फौजियों की तरह उनका परिवार भी कितना बहादुर होता है। मैं देशवासियों को यही संदेश देना चाहती हूँ कि जितने भी पीछे फौजी खड़े हो रखे हैं हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, अब हमारे लिए उसके चक्कर में अपनी जान जोखिम में डाल के हमारे लिए रक्षा करते हैं। इसलिए मैं एक बार दोबारा बोलना चाहूंगी, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की, भारत माता की। लड़ाई करूंगी, मैं दुश्मनों को हरा के रहूंगी, अपने देश को नंबर 1 करूंगी। ये बच्ची सिर्फ 10 साल की है और इसका नाम है मौली। इतनी कम उम्र की ये बच्ची शायद जीवन और मृत्यु के बारे में भी ठीक से जानती नहीं होगी। हालांकि वो ये समझ चुकी है कि अब वो अपने पिता से दोबारा कभी नहीं मिल पाएगी और उसके पिता दोबारा नहीं आएंगे। इसके बाद भी इस बच्ची ने जितना साहस दिखाया, शायद किसी और के लिए ऐसा करना आसान नहीं होता। सिर्फ 10 वर्ष की होने के बावजूद मौली अपने पिता की शहादत पर रोई नहीं। उसने अपनी दादी को सांत्वना दी, उनका साहस बढ़ाया। मौली के शब्दों पर ध्यान दीजिए। उसने वहां मौजूद BSF के जवानों की तरफ इशारा करके कहा, ये अंकल हमारी रक्षा करते हैं, दादी रोना नहीं। मौली ने अपने पिता के पार्थिव शरीर के साथ आए जवानों को भी गले लगाया और कहा कि बड़ी होकर वो भी ऐसे ही सेना में शामिल होंगी और फिर अपने पिता की शहादत का बदला लेगी। दिवाली से सिर्फ एक दिन पहले जम्मू कश्मीर के बारामूला में BSF के सब इंस्पेक्टर राकेश डोभाल शहीद हो गए थे। पाकिस्तान की तरफ से हुई सीज फायर उल्लंघन में उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया। आज पूरे सैन्य सम्मान के साथ ऋषिकेश में उनका अंतिम संस्कार किया गया और ये सब कुछ तब हो रहा था जब आप अपने अपने घरों में अपने परिवारों के साथ दिवाली मना रहे थे, मिठाइयाँ खा रहे थे, पकवान खा रहे थे और सेलिब्रेट कर रहे थे। उस वक्त हमारे देश के जवान क्या कर रहे थे आप देख सकते हैं। शहीदों और उनके परिवार पर क्या बीतती है उसकी तस्वीरें भी सबसे पहले मीडिया आपको दिखाता है, क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी है। इससे पहले शहीदों के पार्थिव शरीर उनके घर पहुंचते थे, उनका अंतिम संस्कार भी होता था, लेकिन आप सबको शायद इसके बारे में जानकारी तब नहीं मिलती थी, तस्वीरें देखने को नहीं मिलती थी। लेकिन जब से 24 घंटे के न्यूज चैनल्स ने ये तस्वीरें दिखानी शुरू की हैं, तब से देश के लोगों को भी शहादत का अर्थ और शहीदों के परिवारों का दर्द समझ में आने लगा है। इसलिए अब जब आप ये सब कुछ देखते हैं तो आपको एक बार ये भी सोचना चाहिए कि ये सब कुछ, ये जो बहुत बड़ा बदलाव है, ये मीडिया की वजह से हुआ है इस देश में। और पार्थिव शरीर जो हमारे शहीदों के होते हैं, उन्हें उनके घर पर पहुंचाने की जो परंपरा है, ये 1999 में कारगिल युद्ध के बाद शुरू हुई और कारगिल युद्ध में हमारे जो जवान शहीद हुए, उनके पार्थिव शरीर को सेना उनके घर तक पहुंचाती थी। और तब से मीडिया जो है, 24 घंटे के जो चैनल हैं, वो लगातार इसे कवर करते हैं, तस्वीरें आप तक भेजते हैं, ताकि आप में भी वो जागरूकता पैदा हो सके, पूरे देश को ये पता चल सके कि हमारे सेना के जो जवान हैं वो कितनी बड़ी कुर्बानी आपके लिए देते हैं।
ये बहुत बड़ा बदलाव है समाज में जो मीडिया की वजह से आया है। पत्रकारिता दुनिया के सबसे पुराने पेशों में से एक है। आज भी माना जाता है कि जब किसी समाज को बहुत तेजी से बदलने की जरूरत होती है तो इसके लिए पत्रकारिता से कारगर कोई दूसरा हथियार नहीं है। अगर आप सकारात्मक बदलाव लाना चाहते हैं समाज में, राष्ट्र में। आज नेशनल प्रेस डे है और इस मौके पर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि समय के साथ साथ इस हथियार की धार, यानी मीडिया नाम के इस हथियार की धार कुंद हो गई है, पहले से तेज हो गई है, या फिर अलग अलग लोगों द्वारा इस हथियार का इस्तेमाल अब अपनी सहूलियत के हिसाब से किया जाने लगा है। यानी एक ऐसा हथियार बन गया है कि जिसके हाथ में है वो जिसकी तरफ इसका मुंह मोड़ना चाहे मोड़ सकता है। वर्ष 1966 में आज ही के दिन प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी और इसीलिए आज के दिन को नेशनल प्रेस डे के रूप में मनाया जाता है। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया प्रिंट मीडिया के कामकाज पर नजर रखती है। भारत दुनिया के उन गिने चुने देशों में से एक है जहां मीडिया हजारों वर्षों से मौजूद रहा है। सिंधु घाटी की सभ्यता से मिले अवशेष इस बात के गवाह हैं कि भारत में करीब 4000 वर्ष पहले लिपि विकसित कर ली गई थी और यह लिपि ही आगे चलकर कम्युनिकेशन यानी संचार का माध्यम बनी। भारत में शब्दों के जरिए लोगों के बीच जो संवाद हजारों वर्षों पहले शुरू हुआ था वो आज दुनिया के सबसे बड़े मीडिया बाजार में बदल चुका है, क्योंकि भारत अब दुनिया का सबसे बड़ा मीडिया बाजार है। भारत में इस समय 1 लाख से ज्यादा समाचार पत्र और पत्रिकाएं प्रकाशित होती हैं। 1 लाख। भारत में अलग अलग भाषाओं में हर रोज 17,000 से ज्यादा अखबार प्रकाशित होते हैं और इनकी 10 करोड़ प्रतियां हर रोज छपती हैं। आप में से बहुत सारे लोग इन्हें पढ़ते भी होंगे। समाचार पत्रों के हिसाब से भारत दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है। भारत में 24 घंटे न्यूज दिखाने वाले न्यूज चैनल्स की संख्या इस समय 400 से ज्यादा है और यह भी दुनिया में सबसे ज्यादा है। यानी दुनिया भर में सबसे ज्यादा न्यूज चैनल्स हमारे देश में है, 400 से भी ज्यादा। 56 करोड़ यूजर्स के साथ भारत सोशल मीडिया के मामले में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बाजार है और इस मामले में चीन पहले नंबर पर है। यानी कभी अखबारों के जरिए, कभी न्यूज चैनल्स के जरिए तो कभी सोशल मीडिया के जरिए भारत के लोग हर समय सूचनाओं से घिरे रहते हैं और इन्हीं सूचनाओं के आधार पर आप ये तय करते हैं कि देश, आपका समाज, आपका जीवन किस दिशा में जा रहा है। आधुनिक भारत की बात की जाए तो भारत में छपने वाले पहले न्यूज़पेपर का नाम था बंगाल गैजेट, जिसका प्रकाशन एक अंग्रेज ने किया था जिनका नाम था जेम्स ऑगस्टस हिकी। और हिकी ने वर्ष 1780 में इस अखबार का प्रकाशन शुरू किया था। इसके बाद आने वाले वर्षों में द इंडिया गैजेट, द कैलकाटा गैजेट, द मद्रास कुरियर और द बॉम्बे हेराल्ड जैसे अखबारों का प्रकाशन शुरू हुआ। लेकिन 1857 के पहले स्वतंत्रता संग्राम के बाद भारत की अलग अलग भाषाओं में छपने वाले अखबारों की संख्या लगातार बढ़ने लगी। इस स्वतंत्रता संग्राम के समय भारत में मीडिया का विस्तार इतना ज्यादा नहीं था कि इसकी खबर अखबारों के जरिए देश के कोने कोने में पहुंच पाती। लेकिन ब्रिटेन के कुछ अखबारों ने आजादी की इस पहली लड़ाई पर विस्तार से खबर उस समय भी छापी थी। यानी ये जो आजादी की लड़ाई है ये हो तो रही थी भारत में, लेकिन ब्रिटेन की प्रेस में भी इसके बारे में तब छप रहा था। हालांकि तब ये खबरें टेलीग्राफ के जरिए पहले बॉम्बे पहुंचाई जाती थी और फिर वहां से इन्हें लंदन पहुंचाया जाता था और इसमें कई हफ्तों का समय लग जाता था। स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत 10 मई 1857 को हुई थी, लेकिन ब्रिटेन के एक अखबार द इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज में इस बारे में खबर 13 जून को कहीं जाकर छपी, जिसकी एक कटिंग इस समय आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। उस समय के अखबारों की ये कटिंग्स मेरठ के एक इतिहासकार अमित पाठक ने नीलामी में खरीदी थी। शुरू में ब्रिटेन के अखबार स्वतंत्रता संग्राम की खबरों को बहुत कम जगह देते थे, लेकिन धीरे धीरे ये खबर वहां के अखबारों के पहले पन्ने पर आने लगी। 18 जुलाई 1857 को ब्रिटेन के एक और अखबार द इलस्ट्रेटेड टाइम्स में इस खबर पर बहुत लंबा चौड़ा लेख छापा गया। लेकिन मजे की बात यह है कि अगर यह खबर आज के दौर में छपती तो 24 घंटे चलने वाले न्यूज चैनल्स और डिजिटल मीडिया की बदौलत यह खबर मिनटों में ब्रिटिश राज तक पहुंच जाती और जब तक लड़ाई लड़ने वाले भारतीय सिपाही मेरठ से बाहर निकलते तब तक तो ब्रिटेन अपनी सेना की टुकड़ियों को वहां भेजकर इन सिपाहियों को शायद रोक भी देता।
1857 की क्रांति के बाद एक तरफ तो भारतीयों द्वारा प्रकाशित किए जाने वाले अखबारों की संख्या बढ़ने लगी, तो दूसरी तरफ ब्रिटिश सरकार ने इन अखबारों पर सेंसरशिप लागू करनी शुरू कर दी। यानी ये जो सेंसरशिप जो है ये आज की बात नहीं है, बहुत पुरानी है, और ये सबसे पहले इसका इस्तेमाल किया था अंग्रेजों की सरकार ने। 1859 में जब बंगाल के किसानों ने नील की खेती के खिलाफ आंदोलन किया तो स्थानीय भाषा के कई अखबारों ने इस पर रिपोर्टिंग की, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने इन अखबारों के खिलाफ सख्ती बरतना शुरू कर दिया और नए नए कानून बनाकर स्थानीय भाषाओं के अखबारों पर दबाव डाला जाने लगा और उनसे कहा गया कि वो कुछ भी प्रकाशित करने से पहले उसकी एक कॉपी अंग्रेज सरकार के अधिकारियों को जरूर भेजें। तो सोचिए, ये जो आज आप देख रहे हैं अपने चारों तरफ कि मीडिया पर बहुत तरह के दबाव होते हैं। मीडिया अगर कोई खबर चला देता है तो पत्रकारों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, जेल में डाल दिया जाता है, और भी बहुत सारी कार्रवाई होती हैं, अदालतों में केस कर दिए जाते हैं। ये सब अंग्रेजों ने भी किया था। 1910 में लागू किए गए प्रेस एक्ट के तहत करीब 1000 अखबारों पर कार्रवाई की गई। सोचिए, 1910 में 1000 अखबारों पर कार्रवाई की गई। 500 अखबारों पर अलग अलग तरह के प्रतिबंध लगाए गए और कई अखबारों के संपादकों पर देशद्रोह का आरोप लगाकर उन्हें जेल में डाल दिया गया। अब आपको कुछ याद आ रहा है? 1917 में महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की थी। इसे भारत के अखबारों ने प्रमुखता से छापा और अखबारों के माध्यम से देश के लोगों के मन में आजादी की अलख जागने लगी। ब्रिटिश सरकार को यह बात पसंद नहीं आई और कुछ समय बाद प्रेस इमरजेंसी एक्ट ऑफ 1931 नाम का कानून लागू कर दिया गया। इसके तहत एक बार फिर से हजारों अखबारों पर कार्रवाई की गई। इसके बाद 1939 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हुई और ब्रिटेन ने भारत को इस युद्ध में खींच लिया, तो अखबारों ने इसकी आलोचना शुरू कर दी और ब्रिटेन की सरकार भारत के अखबारों पर एक बार फिर से सख्त हो गई। विदेशों से आने वाली खबरों को फिल्टर किया जाने लगा और नवंबर 1939 में जब देश भर की जेलों में बंद कैदी भूख हड़ताल पर चले गए तो अखबारों से कहा गया कि वो इस भूख हड़ताल के बारे में कोई खबर न छापें। लेकिन पाबंदियों और सख्ती के बावजूद भारत के अखबारों ने आजादी की लड़ाई से जुड़ी खबरें छापना बंद नहीं किया। महात्मा गांधी के भाषणों को प्रमुखता से छापा गया। दांडी मार्च और भारत छोड़ो जैसे आंदोलनों को अखबारों में अच्छी खासी जगह मिली। क्रांतिकारी भगत सिंह की फांसी के ट्रायल और शहीद चंद्रशेखर आजाद की हत्या की खबरों पर भी बड़े पैमाने पर उस समय मीडिया में रिपोर्टिंग हुई। हालांकि जब ब्रिटेन की सरकार ने काफी सख्ती की और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन की रिपोर्टिंग करने से अखबारों को रोका, तो उस समय ऑल इंडिया न्यूज़पेपर एडिटर्स कॉन्फ्रेंस ने ब्रिटिश सरकार को यह भरोसा दिलाया कि वो इसकी खबरें छापने से परहेज करेंगे। यानी उस समय भारत के बहुत सारे जो एडिटर्स थे उन्होंने ब्रिटिश सरकार के साथ समझौता कर लिया। लेकिन इसके बावजूद लोगों तक सूचनाएं पहुंचाने का काम रुका नहीं। गोपनीय रेडियो संदेशों के जरिए आंदोलन की खबरें सुनाई जाने लगी और कई अखबारों ने अंडरग्राउंड पब्लिकेशंस शुरू कर दिए। 1946 में जब भारत में अंतरिम सरकार की स्थापना हुई और भारत और पाकिस्तान के बंटवारे की रूपरेखा तय की जाने लगी, तब मीडिया पर लगी पाबंदियां तो कम हो गईं, लेकिन तब हिंदू प्रेस और मुस्लिम प्रेस के बीच लड़ाई छिड़ गई। यानी मीडिया भी दो हिस्सों में तब बंट गया 1946 में। यह बात आपके ध्यान देने योग्य है। भारत का मीडिया 1946 में ही आजादी से एक साल पहले दो हिस्सों में बंट गया था, पोलराइज हो गया था, हिंदू प्रेस और मुस्लिम प्रेस, और इन दोनों के बीच लड़ाई छिड़ गई। यानी अंग्रेजों से लड़ते समय तक तो भारत का मीडिया एक था, लेकिन जैसे ही अंग्रेजों ने भारत को आजादी देने का ऐलान किया तो आजादी से पहले ही सबसे पहले भारत का मीडिया बंट गया और भारत के मीडिया का ये जो पहला बंटवारा हुआ ये धर्म के आधार पर हुआ था। इसके बाद वो पल आया जिसके लिए भारत के लोगों ने, नेताओं ने और मीडिया ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ी थी, यानी आजादी का पल। भारत के लगभग सभी अखबारों के पहले पन्ने पर आजादी से जुड़ी खबरें छपी थीं। देश भर के लोगों को इन्हीं अखबारों के जरिए आजादी के बारे में पता चला। उस समय के अखबारों की कटिंग्स इस समय आप देख रहे हैं, जबकि पाकिस्तान के कुछ प्रमुख अखबारों ने 15 अगस्त के दिन आजादी की खबर तो छापी ही नहीं, बल्कि लाहौर से छपने वाले अखबार द सिविल एंड मिलिट्री गैजेट ने सिर्फ दंगों, बंटवारे और खून खराबे की खबरें छापी और भारत के आजाद होने की खबर छापी ही नहीं।
ये सब होता था। जब भारत आजाद हुआ यानी 1947 में, तब भारत में 214 डेली न्यूज़पेपर्स थे जो हर रोज छपते थे। 214 अखबार थे। आजादी के बाद से जैसे जैसे भारत बदलने लगा, मीडिया के कामकाज करने का तौर तरीका भी बदलने लगा। यहां खास बात यह है कि आजादी से पहले मीडिया का जो उद्देश्य था वो पूरे मीडिया का एक ही उद्देश्य था, और वो ये था कि आजादी के आंदोलन को लेकर भारत के लोगों तक सूचनाएं पहुंचाना, उन्हें जागरूक करना और आजादी के इस आंदोलन को और मजबूत करना। पूरा भारत का जो मीडिया था इस ओर काम कर रहा था पूरे एकता के साथ। लेकिन जब आजादी मिली तो यह मीडिया बंट गया और इसकी शुरुआत हुई सरकार में व्याप्त भ्रष्टाचार के खुलासों से। 1948 में ब्रिटेन में भारत के उच्चायुक्त वीके कृष्ण मेनन ने 80 लाख रुपए में सेना के कुछ पुराने जीप्स खरीदने के सौदे पर हस्ताक्षर किए। 80 लाख रुपए का सौदा था, सेना के लिए जीप खरीदी जानी थी, लेकिन इसके लिए उन्होंने सरकार की अनुमति तब नहीं ली थी। जितनी रकम देकर ये जीप्स खरीदी गईं, उतने में अमेरिका और कनाडा जैसे देशों से सेना को नई गाड़ियां मिल जाती। मीडिया ने बड़े पैमाने पर इस घोटाले की रिपोर्टिंग की और शायद पहली बार आजाद भारत के लोगों का सामना घोटाले और स्कैम जैसे शब्दों से हुआ। सवाल तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर भी उठे, क्योंकि वीके मेनन उनके करीबी थे, उनके फेवरेट थे। विपक्ष और मीडिया द्वारा इस घोटाले की आलोचना किए जाने के बावजूद नेहरू ने मेनन को अपने मंत्रिमंडल का हिस्सा बनाए रखा और वो देश के रक्षा मंत्री भी बाद में बनाए गए। यानी इतने बड़े स्कैम के बावजूद मेनन ने ना तो इस्तीफा दिया और ना ही नेहरू ने मेनन को हटाया। लेकिन भारत का जो मीडिया था उसने पहली बार एक बड़े भ्रष्टाचार का जो खुलासा है वो इस समय किया था, जो जिसको आप जीप घोटाले के नाम से जानते हैं। इसके बाद 1962 में भारत का चीन के साथ युद्ध हुआ और आजाद भारत में पहली बार किसी युद्ध की रिपोर्टिंग इस स्तर पर की गई। इस युद्ध पर उस समय के अखबारों की हेडलाइंस पर अगर आप गौर करेंगे तो आपको लगेगा कि शायद आज भारत और चीन के बीच चल रहे सीमा विवाद पर रिपोर्टिंग की जा रही है। लगभग सब कुछ वैसा ही था। आप बड़ी स्क्रीन पर देखिए 1962 के अखबारों ने कैसे, देखिए, चाइनीज ट्रूप्स विड्रॉ फ्रॉम गलवान पोस्ट। देखिए ये लिखा है, आपको ऐसा लगेगा जैसे आप 1962 के नहीं 2020 के अखबार पढ़ रहे हो, क्योंकि तब भी लड़ाई इसी गलवान से शुरू हुई थी। इसके बाद वर्ष 1965 में भारत का पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ। तब ज्यादातर विदेशी और पाकिस्तानी अखबार भारत पर पाकिस्तान की जीत की झूठी और आधी अधूरी खबरें छाप रहे थे। सोचिए, उल्टी खबर छाप रहे थे। वो छाप रहे थे कि पाकिस्तान जीत गया इस युद्ध में और भारत हार गया। ऐसे में भारत के अखबारों ने सच को दुनिया के सामने रखा। यह आजाद भारत में शायद पहली ऐसी घटना थी जिस पर विदेशी मीडिया एक प्रोपेगेंडा के तहत खबरें प्रकाशित कर रहा था भारत के विरुद्ध। फिर 1971 का युद्ध हुआ, जिसके बाद पाकिस्तान दो टुकड़ों में बंट गया और एक नए देश बांग्लादेश का जन्म हुआ। इस दौरान भारत के अखबारों ने न सिर्फ युद्ध पर सटीक रिपोर्टिंग की, बल्कि पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना के अत्याचारों पर भी कई विस्तृत रिपोर्ट्स तब छपी और पश्चिम के देशों को भी एक हद तक समझ आने लगा कि पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तान की सेना कैसे लाखों लोगों का नरसंहार कर रही है। हालांकि तब भारत की मुस्लिम प्रेस से जुड़े कई अखबारों ने इस संकट को भारत की ही देन बताया था। फिर भी मोटे तौर पर भारत का मीडिया उस समय सरकार और सेना के साथ खड़ा था, लेकिन जल्द ही हालात बदलने लगे। 1971 के युद्ध के सिर्फ 4 साल के बाद कुछ ऐसा हुआ जिसकी भारत के लोगों और मीडिया ने कल्पना नहीं की थी। 25 जून 1975 की आधी रात को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भारत में इमरजेंसी लगाई और इसके साथ ही भारत में प्रेस की आजादी को पहली बार छीन लिया गया। इमरजेंसी के दौरान 3801 अखबारों को जब्त किया गया। 327 पत्रकारों को मीसा कानून के तहत जेल में डाल दिया गया। 327 पत्रकार, 290 अखबारों में सरकारी विज्ञापन बंद कर दिए गए। रॉयटर्स सहित कई विदेशी न्यूज एजेंसियों के टेलीफोन और दूसरी सुविधाएं खत्म कर दी गई। 51 विदेशी पत्रकारों की मान्यता रद्द हुई। 29 विदेशी पत्रकारों को भारत में एंट्री देने से मना कर दिया गया। उस दौर में संपादकों के एक समूह ने सरकार के सामने घुटने टेक दिए थे। दिल्ली के 47 संपादकों ने, सोचिए, दिल्ली के ये इसी लटियंस जोन के 47 संपादकों ने 9 जुलाई 1975 को इंदिरा गांधी द्वारा उठाए गए सभी कदमों के प्रति अपनी आस्था व्यक्त की थी। यहां तक कि इन संपादकों ने अखबारों पर लगाई गई सेंसरशिप को भी सही ठहराया।
ऐसे संपादकों के बारे में बीजेपी नेता लाल कृष्ण आडवाणी का वो कथन बहुत मशहूर है, जब उन्होंने एक बार कहा था कि जब उन्हें झुकने के लिए कहा गया तो वो रेंगने लगे। यानी अखबारों के जो संपादक थे, इन्हें इंदिरा गांधी ने झुकने के लिए कहा था, लेकिन ये तो रेंगने लगे। हालांकि कुछ अखबार ऐसे थे जिन्होंने इमरजेंसी का खुलकर विरोध किया। उस समय एक राष्ट्रीय अखबार ने इमरजेंसी के विरोध में संपादकीय पन्ने पर खाली जगह छोड़ दी थी और अपना विरोध प्रकट किया था। जिस तरह आजादी के बाद भारत का मीडिया विचारधारा के आधार पर दो हिस्सों में बटा, ठीक वैसा ही इमरजेंसी के दौरान और उसके बाद भी हुआ। यानी आज जो आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं वो ये है कि मीडिया हमारे देश का आजादी के पहले तक तो एक साथ रहा, लेकिन उसके बाद हमेशा से ही बटा हुआ था। जो पत्रकार सरकार के साथ थे वो आगे चलकर दरबारी पत्रकारों में बदल गए और जो खिलाफ थे उनके लिए मुश्किलें और बढ़ने लगी। दरबारी पत्रकारों को बड़े बड़े सम्मान मिलने लगे, जैसे पद्मश्री, ऐसे सम्मान उन्हें मिलने लगे। बड़े बड़े पत्रकार पहले पद्मश्री पाते थे, फिर ये पत्रकार राज्यसभा के सांसद बनकर राजनीति में आने लगे। बड़े बड़े अखबारों के जो मालिक थे वो संसद में जाने लगे। संपादकों ने पत्रकारिता के सिद्धांतों से समझौता कर लिया और इसके लिए उन पर इनामों की बौछार होने लगी, अवार्ड्स मिलने लगे। इस गैंग को हम पुरस्कार गैंग के नाम से जानते हैं और ये शब्द हमने आपको पहले भी कई बार बताया है। पुरस्कार गैंग उस समय भी था और पुरस्कार गैंग आज भी है। यानी पुरस्कार गैंग जो है ये हमारे देश में कई दशकों से चला आ रहा है। तब तक भारत में सिर्फ अखबारों और रेडियो के जरिए ही सूचनाएं पहुंचती थी और सरकार के अधीन चलने वाला दूरदर्शन भी लोगों को सिर्फ वही बताता था जो सरकार चाहती थी। 90 के दशक में बोफोर्स घोटाला हुआ, शेयर मार्केट और चारा घोटाला भी हुआ, लेकिन इन स्कैम्स की ज्यादातर रिपोर्टिंग भी अखबारों के जरिए ही की गई। रेडियो तब इसकी ज्यादा रिपोर्टिंग नहीं कर पाया और दूरदर्शन भी नहीं, लेकिन जल्द ही खबरों पर कुछ मुट्ठी भर अखबारों का एकाधिकार समाप्त होने लगा था। इमरजेंसी के 2 दशकों के बाद भारत में प्राइवेट सैटेलाइट चैनल्स की एंट्री हुई। पहली बार जी न्यूज भारत का पहला प्राइवेट चैनल था। वही जी न्यूज जो इस समय आप देख रहे हैं, यह भारत का पहला 24 घंटे का प्राइवेट चैनल था, जिसकी स्थापना 1995 में हुई। इसके बाद देखा देखी भारत में दूसरे प्राइवेट न्यूज चैनल्स भी लॉन्च होने लगे और आज आपने देखा होगा भारत में 400 से ज्यादा न्यूज चैनल्स हैं। इस स्थिति ने पत्रकारिता को एक रेस में बदल दिया। हालांकि इसके कुछ सुखद परिणाम भी हुए और कुछ दुखद परिणाम भी सामने आए। अच्छे परिणामों की बात करें तो पहली बार ऐसा हुआ जब मीडिया में कही जाने वाली बातें लोगों के मन में गहराई तक उतरने लगी। 99 के कारगिल युद्ध के रूप में पहली बार देश के लोगों ने किसी युद्ध का टेलीविजन पर अपने घरों में बैठकर प्रसारण देखा। ये वो दौर था जब भारत में इंटरनेट का भी विस्तार शुरू ही हुआ था। न्यूज वेबसाइट्स उसके बाद बनाई जाने लगी और जिन लोगों के पास इंटरनेट की सुविधा थी और इस युद्ध के बारे में विस्तार से वो इंटरनेट पर भी पढ़ने लगे। लेकिन तब इंटरनेट बहुत नया था, यानी इसके साथ ही धीरे धीरे सोशल मीडिया का दौर शुरू हुआ। इसके बाद कंधार हाईजैक की घटना हुई जब आतंकवादियों ने इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट 814 को हाईजैक कर लिया था। जी न्यूज ने तब इस घटना की लगातार 24 घंटे रिपोर्टिंग की थी और देश के लोगों ने 24 घंटे लगातार नॉन स्टॉप रिपोर्टिंग क्या होती है वो पहली बार जी न्यूज पर देखा। 2001 में अमेरिका में 9/11 का हमला हुआ। फिर पहली बार भारत के मीडिया ने किसी अंतर्राष्ट्रीय घटना को इतने बड़े स्तर पर कवर किया और फिर इसी वर्ष दिसंबर में भारत की संसद पर भी हमला हुआ। इसी दौरान टीआरपी मापने के पैमानों की भारत के बाजारों में एंट्री हुई और न्यूज चैनल्स इस टीआरपी को ध्यान में रखते हुए अपने कार्यक्रम बनाने लगे और यहीं से एक हद तक मीडिया में कंटेंट के मामले में पतन की शुरुआत हुई। लेकिन इस दौरान कई ऐसी बड़ी घटनाएं होती रहीं जब मीडिया ने टीआरपी से ध्यान हटाकर वाकई अच्छी पत्रकारिता की। चाहे जैसिका लाल हत्याकांड हो, 2G का घोटाला हो, कोयले का घोटाला हो, कोयला घोटाला देश का सबसे बड़ा घोटाला था, कॉमनवेल्थ घोटाला हो या फिर जन लोकपाल बिल और निर्भया के लिए किए गए आंदोलन की बात हो। इस दौरान मीडिया अपनी भूमिका लगातार निभाता रहा, आप तक खबरें पहुंचाता रहा। हालांकि शायद उस समय आपको पता भी नहीं होगा, इस दौरान बहुत सारे ऐसे पत्रकार थे, बहुत सारे ऐसे न्यूज चैनल्स थे जिन्होंने इस दौरान बहुत कुछ खोया, जिनके लिए समय बहुत मुश्किल कर दिया गया और जिन्होंने बहुत कुछ सहा। उनमें जी न्यूज भी एक है।
इसके बाद एक दौर ऐसा भी आया जब मीडिया ने देश में सरकारें बनवानी शुरू कर दी, सरकारें गिरवानी शुरू कर दी थी। इसी मीडिया का एक खास वर्ग नेताओं के साथ मिलकर बड़े बड़े अधिकारियों की ट्रांसफर्स और पोस्टिंग करवाने लगा। यहां से मीडिया में भ्रष्टाचार शुरू हुआ। कुछ पत्रकार तो कैबिनेट मंत्रियों की लिस्ट तैयार किया करते थे नेताओं के साथ मिलकर। दरबारों में हाजिरी का असर यह हुआ कि पत्रकारों के बड़े बड़े फार्म हाउस बन गए, पत्रकार बड़े बड़े बंगलों में रहने लगे और कुछ पत्रकार मीडिया हाउसेस के मालिक भी बन गए और मीडिया एक उद्योग में बदल गया। हालांकि मीडिया पहले भी बड़े औद्योगिक घरानों के हाथों में ही रहा है, लेकिन अब इसका लक्ष्य सिर्फ मुनाफा कमाना बन चुका था। अब मीडिया के बाद सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं और ये प्लेटफॉर्म्स अब लोगों के विचारों को प्रभावित भी कर रहे हैं और उन्हें प्रदूषित भी कर रहे हैं, क्योंकि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर किसी का कोई जोर नहीं चलता, वहां कोई कानून नहीं है। और अफसोस की बात यह है कि मीडिया से मिलने वाली सारी जानकारियां लोगों को मुफ्त में चाहिए। एक और बड़ी बात मीडिया की है कि जितनी सूचनाएं मीडिया आपको देता है, ये सब भारत के लोगों को मुफ्त में चाहिए। भारत के लोग इस न्यूज के लिए और इस सूचना के लिए 1 रुपया भी खर्च करना नहीं चाहते हैं। आप किसी भी और चीज के लिए पैसा खर्च कर लेंगे। यहां तक कि हमारे देश में बहुत सारे लोग पान बीड़ी के लिए पैसा खर्च कर लेते हैं, पान मसाले के लिए पैसा खर्च करते हैं, लेकिन जितने पैसे में पान मसाले का एक पाउच खाते हैं या और कोई चीज खाते होंगे, सुपारी खाते होंगे, अब तो पान मसाले बंद हो गए, उतना पैसा वो एक न्यूज के लिए नहीं दे सकते, एक न्यूज चैनल के लिए नहीं देंगे, क्योंकि हमारे देश में सब लोगों को ये सारी सूचनाएं मुफ्त में चाहिए। वो फिल्म देखेंगे पैसा खर्च करके, ओटीटी प्लेटफॉर्म पर अगर कोई सीरीज देखेंगे उसके लिए भी पैसा देने के लिए तैयार रहेंगे, क्रिकेट मैच देखेंगे उसके लिए भी पैसा खर्च करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अच्छा न्यूज चैनल देखने के लिए वो अपनी जेब से 1 रुपया भी देना नहीं चाहते। लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए कि जब आपको कोई प्रोडक्ट मुफ्त में मिलता है तो आप खुद प्रोडक्ट बन जाते हैं। और यह भी एक बड़ा कारण है कि हमारे देश में मीडिया का पतन इसके बाद होता ही चला गया और लोगों ने वाकई में इसे मुफ्त का सामान समझ लिया। इसके बाद मीडिया भी 2 हिस्सों में बंट गया। पहला हिस्सा राष्ट्रवादी मीडिया और दूसरा दरबारी पत्रकारों का एक वर्ग। राष्ट्रवादी मीडिया को सामने लाने में जी न्यूज की सबसे अहम भूमिका रही। आपको याद होगा वर्ष 2011, 12 और 13 में जी न्यूज ने पूरे देश को राष्ट्रवादी विचारों से अवगत कराया और पहली बार देश को बताया कि राष्ट्रवादी विचारधारा क्या होती है। धीरे धीरे आपने ये देखा होगा, जी न्यूज ने आपके विचारों को राष्ट्रवाद की तरफ मोड़ा। राष्ट्रवाद किसी पार्टी की विचारधारा नहीं है, राष्ट्रवाद कोई पॉलिटिकल विचारधारा नहीं है। राष्ट्रवाद वो विचारधारा है जहां आप अपने राष्ट्र से प्यार करते हैं, अपने देश से प्यार करते हैं और अपने देश के लिए कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। वो लोग राष्ट्रवादी होते हैं और जी न्यूज देश का पहला राष्ट्रवादी चैनल बना और धीरे धीरे जी न्यूज का जो इन्फ्लुएंस है, जो प्रभाव है देश के लोगों पर, वो बढ़ता चला गया। जब बाकी के न्यूज चैनल्स ने देखा कि जी न्यूज बहुत लोकप्रिय हो रहा है क्योंकि वो राष्ट्रवादी खबरें दिखाता है, तो धीरे धीरे बाकी के न्यूज चैनल्स ने इसे एक बिजनेस मॉडल समझ लिया और उन्हें लगा कि राष्ट्रवादी खबरें दिखाने से टीआरपी मिलती है, इसलिए राष्ट्रवाद मीडिया में एक फैशन बन गया। और आज आपने ये देखा होगा कि धीरे धीरे तमाम चैनल्स जो हैं वो अपने आप को राष्ट्रवादी कहने लगे हैं और धीरे धीरे सब चैनल्स को ये लगा कि राष्ट्रवादी खबरें दिखाने में टीआरपी आती है। लेकिन वो ये बात भूल गए कि जी न्यूज ने राष्ट्रवाद की शुरुआत टीआरपी के लिए नहीं की थी, पैसे के लिए, मुनाफे के लिए नहीं की थी। इसलिए की थी क्योंकि जी न्यूज देश में, राष्ट्र में, समाज में एक बदलाव लाना चाहता था। हमने अपने कर्तव्य को समझा और इस दौरान देश को कई नए शब्द हमने दिए जिसकी चर्चा आज चारों तरफ तमाम लोग करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर आज जो आप चारों तरफ चर्चा सुनते हैं टुकड़े टुकड़े गैंग की, ये जो शब्द है टुकड़े टुकड़े गैंग, ये नाम ये सबसे पहले जी न्यूज ने दिया। इसके बाद अफजल प्रेमी गैंग, ये नाम भी जी न्यूज ने दिया। इसके बाद अवार्ड वापसी गैंग, पुरस्कार गैंग, ये तमाम शब्द ऐसे थे जो जी न्यूज ने लोगों को दिए और आज ये आपके जुबान पर चढ़ चुके हैं। कोरोना वायरस जैसे शब्द लोगों की जुबान पर मीडिया की वजह से चढ़े और एक नया शब्द जो इस साल देश के लोगों ने सीखा है वो है क्वारंटीन। अब आप देखिए, क्वारंटीन शब्द जो है 2020 से पहले हमारे देश के ज्यादातर लोग जानते ही नहीं थे, सुना भी नहीं था, क्योंकि क्वारंटीन बड़ा कठिन शब्द
माना जाता है अंग्रेजी का, लेकिन आज क्वारंटीन शब्द जो है वो देश का बच्चा बच्चा जानता है। ये सब मीडिया की वजह से, क्योंकि मीडिया ने कोरोना वायरस को लेकर लगातार रिपोर्टिंग की और इस तरह के जो शब्द हैं ये भी आप सीख गए। महात्मा गांधी ने अपने जीवन में 45 वर्ष पत्रकारिता को दिए थे। उन्होंने अपनी पहली पुस्तक हिंद स्वराज में फ्री प्रेस यानी प्रेस की आजादी पर अपने विचार रखे थे और उन्होंने लिखा था कि मीडिया यदि सवाल नहीं पूछेगा तो आखिर करेगा क्या। फ्री प्रेस को महात्मा गांधी ने लोगों की ताकत बताया था और इस ताकत को आप भी 5 पॉइंट्स में आज समझिए। फ्री प्रेस के माध्यम से लोगों तक सही सूचनाएं पहुंचती हैं। मीडिया आम आदमी की जानकारी बढ़ाने में मदद करता है। यह सरकार और लोगों के बीच संवाद का काम करता है, जिससे सरकार को लोगों की जरूरत और लोगों की राय भी पता चलती है। मीडिया लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करता है और इनका उल्लंघन होने पर सवाल भी उठाता है। मीडिया आपको उन लोगों के बारे में भी बताता है जिनके विचार और नीतियां देश के खिलाफ होती हैं। यानी स्वतंत्र और जिम्मेदार मीडिया एक बेहतर राष्ट्र का निर्माण करने के साथ साथ आम लोगों की भी ताकत होता है। इस समय भारत की मीडिया के सामने 2 बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। पहली चुनौती है क्रेडिबिलिटी, अंग्रेजी में क्रेडिबिलिटी कहते हैं और हिंदी में इसका अर्थ है विश्वसनीयता। क्या आपको आज मीडिया पर विश्वास है? क्या आप जो खबरें देखते हैं, जो न्यूज चैनल्स देखते हैं, क्या वो विश्वसनीय लगते हैं आपको? और दूसरी बड़ी चुनौती है फेक न्यूज। कुछ बड़े पत्रकारों ने सबसे पहले खबर दिखाने की कोशिश में खुद ही अपनी विश्वसनीयता को खो दिया है, क्योंकि जैसा हमने आपको बताया अब न्यूज चैनल्स में एक रेस लगी हुई है, होड़ लगी हुई है और होड़ 2 तरह की है। एक टीआरपी की होड़ है और दूसरी है किसी भी खबर को सबसे पहले दिखाने की रेस। चाहे गलत हो, चाहे आधी सच आधी झूठ हो, लेकिन उन्हें सबसे पहले दिखानी है और फिर आपके सामने यह दावा करना है कि उन्होंने सबसे पहले इस खबर को आपके सामने दिखाया। अब वो ये तो आपसे कह देते हैं कि उन्होंने इस खबर को सबसे पहले आपको दिखाया, लेकिन ये नहीं बताते आपको कि वो खबर अक्सर गलत होती है, कई बार वो आधा सच होती है। और सोशल मीडिया से खबरें चुराकर चलाने के लालच में न्यूज में भी, अब जो मेन स्ट्रीम न्यूज है उसमें भी फेक न्यूज की मिलावट बड़े चुपचाप तरीके से कर दी जाती है और कई बार आपको पता भी नहीं चलता। मीडिया की चुनौतियों में ही इसका समाधान भी मौजूद है। फेक न्यूज को खत्म करने के लिए जरूरी है कि पत्रकार खबरों के भरोसेमंद माध्यम को ही चुने, खबरों के सबसे भरोसेमंद सोर्स को चुने और वो ये तय कर लें कि वो कोई भी खबर आपको तभी बताएंगे जब उसकी पुष्टि हो चुकी होगी और वो सबसे पहले खबर को ब्रेक करने में या सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज आप तक पहुंचाने की इस रेस में शामिल नहीं होंगे। तभी बताएंगे जब वो खबर सच साबित हो चुकी हो। अक्सर उन खबरों को ज्यादा महत्व मिलता है जो सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही होती हैं। आजकल के संपादक सिर्फ ट्विटर देखते हैं, फेसबुक देखते हैं और देखते हैं उसमें लोग क्या ट्रेंड कर रहे हैं और फिर उसी के आधार पर न्यूज चैनल की खबरें तय होती हैं। उसी के आधार पर तय होता है कि आज शाम को न्यूज चैनल में डिबेट किस विषय पर होगा। हालांकि इसी वजह से पत्रकारिता अब आम आदमी की समस्याओं से दूर होती जा रही है। आपने भी ये महसूस किया होगा कि आप जो न्यूज चैनल्स पर या अखबारों में देखते हैं, पढ़ते हैं, वो असल में आपके जीवन से बहुत दूर की बात है। आपके जीवन पर उसका कोई असर ही नहीं पड़ता। तो कई बार आपको लगता होगा कि मीडिया भटका हुआ है। इसलिए पत्रकारों को सोशल मीडिया से दूर आम आदमी के साथ कभी कभी सीधे संवाद करने की भी बहुत सख्त जरूरत है। जब हम पत्रकारिता की पढ़ाई कर रहे थे तब हमें यह बताया गया कि एक पत्रकार को कभी चुप नहीं बैठना चाहिए। यही पत्रकार का सबसे बड़ा गुण है, लेकिन यही पत्रकार की सबसे बड़ी गलती भी होती है। फिर भी एक पत्रकार को बोलना चाहिए और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बोलना चाहिए, यानी आवाज उठानी चाहिए, यानी सवाल पूछना चाहिए। कहते हैं असली खबर वो होती है जिसे कोई ना कोई रोकने की कोशिश करे, कोई ना कोई दबाने की कोशिश करे, जो खबर किसी ना किसी को परेशान करे। बाकी सब विज्ञापन है। वो खबर जिसे सब लोग चाहते हैं कि ये चले और जिसे कोई रोकना नहीं चाहता, वो खबर नहीं है, वो विज्ञापन है। और जी न्यूज इसी बात पर यकीन करता है। लेकिन अब समय ऐसा है कि जब भी आप कोई ऐसी खबर करेंगे जिसे आप सही मायनों में खबर मानेंगे, तो वो किसी ना किसी को चुभेगी, किसी ना किसी को बुरी लगेगी और जैसी खबर जितनी ज्यादा मजबूत खबर होगी उतनी बड़ी संख्या में लोग उसे रोकने की कोशिश करेंगे, दबाने की कोशिश करेंगे। और जब वो खबर नहीं रुकती तो ये सारे लोग आपके दुश्मन बनते हैं। अगर ये लोग सरकार में बैठे होते हैं तो फिर आपके ऊपर मुकदमे चलाए जाते हैं, आपके ऊपर एफआईआर
दर्ज कर ली जाती हैं, चैनल को विज्ञापन मिलने बंद हो जाते हैं, देश भर में पत्रकार अलग अलग अदालतों में घूमते रहते हैं। आपने हाल ही में ये सब कुछ देखा होगा। जी न्यूज़ के साथ ये सब बहुत पहले से हो रहा है, हम जैसे आपको बताते चलते हैं। और इसके पूरे बदले में जो हमने ये सब किया, इसके बदले में पत्रकार को, संपादक को, एंकर को, न्यूज़ चैनल को मिलता क्या है? क्यों करते हैं हम लोग ये सब? हम अपनी जान पर खेलकर युद्ध के मैदान में चले जाते हैं। क्यों जाते हैं, जबकि हम ये जानते हैं कि वहां जान जा सकती है? हम कई बार उस खबर को रोकते नहीं जिसे रोकने के लिए दबाव पड़ रहा होता है। क्यों नहीं रोकते? यही वजह है कि हम अब ये सोचने के लिए मजबूर हो रहे हैं कि क्या पत्रकारिता छोड़ने का समय आ गया है? क्योंकि अगर आपने सच दिखाया, या तो आप इसके बाद जेल में पहुंच जाएंगे, या आपकी हत्या कर दी जाएगी, या आपके परिवार को परेशान किया जाएगा, और या आपकी नौकरी चली जाएगी अगर आपने सच बोलने की हिम्मत की तो। इसलिए मीडिया जो है वो बहुत ही मुश्किल स्थिति से गुजर रहा है। लेकिन मीडिया की तमाम आलोचनाओं के बाद और तमाम कमियों के बाद एक बात अच्छी है, और वो ये कि मीडिया का एक हिस्सा आज भी अपनी पत्रकारिता पर भरोसा करता है, और इस हिस्से को, इस वर्ग को यकीन है कि चाहे कितनी भी रुकावटें पैदा की जाएं, हम हार मानने वाले नहीं हैं। हालांकि ऐसे पत्रकारों की संख्या अब हर रोज कम होती जा रही है। लेकिन पत्रकारिता की जिद पर आज हमें पंजाब के मशहूर कवि पाश की एक कविता याद आ रही है, और इस कविता का शीर्षक है घास। इस कविता में पाश लिखते हैं, मैं घास हूं, मैं आपके हर किए धरे पर उग आऊंगा। बम फेंक दो चाहे विश्वविद्यालय पर, बना दो हॉस्टल को मलबे का ढेर, सुहागा फिरा दो भले ही हमारी झोपड़ियों पर, मेरा क्या करोगे, मैं तो घास हूं, हर चीज पर उग आऊंगा। पत्रकारिता भी इस घास की तरह है जिसे रोकने, दबाने, जलाने और मिटाने की तमाम कोशिशें की जाती हैं। लेकिन सच्चे पत्रकार एक किसी घास की तरह प्रतिकूल माहौल में भी हर जगह उग आते हैं और जिंदा रहते हैं। और अब इसलिए आज आप सबके सामने हम इसलिए आए हैं क्योंकि प्रेस के बारे में अब आप लोगों को भी सोचने का समय आ गया है। अब आप लोगों को मीडिया के बारे में सोचना चाहिए। आप किस तरह का मीडिया चाहते हैं अपने देश में? हमारे देश में फ्री प्रेस है कहने को तो, लेकिन आप किस तरह की प्रेस चाहते हैं? आप किस तरह का मीडिया चाहते हैं? आप कैसे न्यूज़ चैनल्स को देखना चाहते हैं? ये बहुत कुछ आपके ऊपर भी निर्भर करता है। इसलिए सारा दोष सिर्फ पत्रकारों पर मत डालिए, सरकारों पर मत डालिए, पुलिस पर मत डालिए, सारा दोष व्यवस्था पर मत डालिए। कुछ दोष अपने ऊपर भी डालिए और ये देखिए कि आप एक दर्शक के तौर पर किस तरह के न्यूज़ चैनल्स को चाहते हैं कि ये न्यूज़ चैनल सरवाइव करें, ये आगे चलते रहें, और किस तरह के न्यूज़ चैनल्स को आप चाहते हैं कि ये अब बाजार से बाहर हो जाएं। और ये सब आपके हाथ में है। आप जो देखना चाहेंगे वही चलेगा, आप जो नहीं देखेंगे वो बाजार से बाहर हो जाएगा। इसलिए अब समय आ गया है कि आप अपनी जिम्मेदारी को भी समझिए और जिन पत्रकारों को आप पसंद करते हैं, जिन चैनल्स को आप पसंद करते हैं, उनकी मदद कीजिए, क्योंकि अब मीडिया को इससे पहले आपकी मदद की इतनी जरूरत कभी नहीं थी जितनी आज आपकी मदद की जरूरत है। इसलिए आज हम आपके सामने आए हैं कि आप सही न्यूज़ चैनल्स को, सही पत्रकारों को अपना समर्थन दीजिए और उनकी मदद कीजिए, ताकि उनके अंदर भी इतनी हिम्मत आ सके कि वो अपनी जान पर खेलकर आपके लिए सच बोल सकें, निर्भय होकर, बहादुरी के साथ, और लगातार सच्ची पत्रकारिता आपके लिए वो कर सके। क्योंकि ये सब कुछ जो हो रहा है, ये हो रहा है आप ही के लिए। ये खबरें बनाई जा रही हैं, पहुंचाई जा रही हैं, अपनी जान खतरे में डाली जा रही है, ये हो रहा है आप ही के लिए। इसलिए आप अपनी इस जिम्मेदारी को अब समझिए। अब यहां 4 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद हम आज सबसे पहले तो आपको एक नया अपडेट देंगे कोरोना वायरस पर, क्योंकि कोरोना वायरस पर एक नई वैक्सीन आ चुकी है। आज उसका ऐलान हुआ है और ये पूरी दुनिया की तीसरी ऐसी वैक्सीन होगी जो दावा कर रही है कि ये कोरोना वायरस का इलाज कर सकती है। इसलिए इस ब्रेक के बाद सबसे पहले हम आपको इसी वैक्सीन के बारे में बताएंगे और यह भी बताएंगे कि ये वैक्सीन आप तक कब पहुंचेगी।
लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। 1 साल पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करा था। घर पे सबको बहुत उम्मीदें थी, बेटी है कुछ करके दिखाएगी। काफी इंटर्नशिप्स भी करी थी कॉलेज में, प्लेसमेंट भी हो ही चुका था, लेकिन कोविड के आते ही सब। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। एमबीए का रिजल्ट आया तो मेरे फैमिली मेंबर्स बहुत खुश थे। सपने जैसे उड़ान ही भरने वाले थे, लेकिन अचानक कोरोना ने सब रोक दिया। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। कोविड काल में क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। 1 साल पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करा था। घर पे सबको बहुत उम्मीदें थी, बेटी है कुछ करके दिखाएगी। काफी इंटर्नशिप्स भी करी थी कॉलेज में, प्लेसमेंट भी हो ही चुका था, लेकिन कोविड के आते ही सब। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। एमबीए का रिजल्ट आया तो मेरे फैमिली मेंबर्स बहुत खुश थे। सपने जैसे उड़ान ही भरने वाले थे, लेकिन अचानक कोरोना ने सब रोक दिया। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। कोविड काल में क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। 1 साल पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करा था। घर पे सबको बहुत उम्मीदें थी, बेटी है कुछ करके दिखाएगी। काफी इंटर्नशिप्स भी करी थी कॉलेज में, प्लेसमेंट भी हो ही चुका था, लेकिन कोविड के आते ही सब। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। एमबीए का रिजल्ट आया तो मेरे फैमिली मेंबर्स बहुत खुश थे। सपने जैसे उड़ान ही भरने वाले थे, लेकिन अचानक कोरोना ने सब रोक दिया। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। कोविड काल में क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। 1 साल पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करा था। घर पे सबको बहुत उम्मीदें थी, बेटी है कुछ करके दिखाएगी। काफी इंटर्नशिप्स भी करी थी कॉलेज में, प्लेसमेंट भी हो ही चुका था, लेकिन कोविड के आते ही सब। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी और अब एक बहुत अच्छी खबर है आप सबके लिए। अब हम आपको कोरोना वायरस की वैक्सीन से जुड़ा एक बहुत शुभ समाचार देना चाहते हैं। अमेरिका की फाइजर कंपनी और रशिया की स्पुतनिक 5 के बाद अब अमेरिकी फार्मा कंपनी मॉडर्ना ने अपनी कोरोना वैक्सीन के 94% से ज्यादा कामयाब होने का दावा किया है। यानी एक नई वैक्सीन बाजार में आई है। अमेरिका के नए निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अमेरिकी कंपनी मॉडर्ना को ट्रायल पूरे होने पर बधाई दी है और डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस कंपनी को बधाई देते हुए ट्रायल पूरे होने का श्रेय खुद लेने की कोशिश की है। ट्रंप ने कहा है कि अमेरिकी वैक्सीन से चीन की महामारी का अंत हो जाएगा और उन्होंने वैक्सीन ट्रायल पूरे होने का श्रेय भी अपने आप को दिया है।
दिलचस्प बात यह है कि 9 नवंबर को फाइजर ने सबसे पहले अपनी वैक्सीन के 90% तक कामयाब होने का दावा किया था। 11 नवंबर को रशिया की स्पुतनिक 5 ने यह दावा किया कि उनकी वैक्सीन 92% तक कोरोना से लड़ने में कारगर है और अब 94% सफलता दर के साथ तीसरी वैक्सीन भी आ गई है। फाइजर वैक्सीन के -70 डिग्री सेल्सियस तापमान पर स्टोर करने को एक चुनौती माना जा रहा है, क्योंकि ये वैक्सीन तभी कामयाब होगी जब आप इसे -70 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर रखेंगे, जो कि भारत जैसे देशों में बहुत आसान नहीं है। ऐसे में मॉडर्ना ने यह दावा किया है कि उनकी वैक्सीन साधारण रेफ्रिजरेटर यानी साधारण फ्रिज के तापमान पर भी स्टोर की जा सकती है और 6 महीने तक वैक्सीन को सुरक्षित रखने के लिए उसे केवल -20 डिग्री सेंटीग्रेड की जरूरत होती है। इस बीच भारत भी वैक्सीन की इस रेस में अपनी रफ्तार से चल रहा है। आज स्वदेशी वैक्सीन पर एक नया अपडेट आया है। बड़ी बात यह है कि भारतीय वैक्सीन सबसे पहली हो या ना हो, लेकिन यह वैक्सीन दुनिया की सबसे सस्ती वैक्सीन जरूर होगी। हैदराबाद की कंपनी भारत बायोटेक, इंडिया काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च यानी ICMR और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने मिलकर जिस कोवैक्सीन पर यह काम कर रहे हैं, उसके तीसरे और सबसे अहम चरण के ट्रायल अब शुरू हो चुके हैं। यानी भारत में जो काम चल रहा है वैक्सीन पर, वो भी काफी आगे अब बढ़ चुका है। इसलिए हम ऐसा उम्मीद करते हैं कि आने वाले कुछ महीनों में आपके पास एक नहीं 3 से 4 अलग अलग तरह की वैक्सीन आपके पास आ सकती हैं और आप इनमें से चुन सकते हैं कि आप इनमें से कौन सी वैक्सीन लेना चाहते हैं, लगवाना चाहते हैं। और अभी जो ट्रायल शुरू हुए हैं, ऐसी उम्मीद की जा रही है कि आने वाले कुछ महीनों में ये वैक्सीन, अब ये साल तो खत्म ही होने वाला है, लेकिन अगले साल मार्च या अप्रैल तक ये वैक्सीन शायद, उम्मीद हम करते हैं ऐसी, कि आप तक पहुंच जाएंगे। इसलिए अभी आप समझिए कि आपके पास 4 से 5 महीने और हैं जब आपको अपने मास्क को ही वैक्सीन समझ लेना होगा, जब आपको सोशल डिस्टेंसिंग के साथ अपना जीवन बिताना होगा। ये 4-5 महीने पूरे अनुशासन के साथ आप रहिए, ताकि अगर अभी तक आपको कोरोना वायरस का इन्फेक्शन नहीं हुआ है तो अगले 4-5 महीने भी अपने आप को बचा कर रखिए। और अगर आपने ये काम कर दिखाया तो तब तक हम उम्मीद करते हैं नई वैक्सीन आ जाएगी और फिर आप इससे हमेशा के लिए बच जाएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबर है बिहार से। नीतीश कुमार ने आज 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। तो जब कोई नेता कहता है, जैसे आज नीतीश कुमार कह रहे हैं, मैं नीतीश कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूं, असल में हर नेता का यह सपना होता है कि वो मंच पर खड़े होकर एक दिन गवर्नर या राष्ट्रपति के साथ इस तरह मंत्री पद की या मुख्यमंत्री पद की शपथ लें। राजनीति में हर नेता का यह सपना होता है और नीतीश कुमार को तो यह मौका एक नहीं 7 बार मिला है। नीतीश कुमार को बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ का यह 7वां अवसर है। उनकी सभी 7 शपथ इस समय आपकी स्क्रीन पर हैं। 7 बार उन्होंने कब कब लिया है, ये उनके मंत्री हैं जो आज उनके साथ शपथ ले रहे थे। तो 240 सदस्यों वाली बिहार विधानसभा में इस बार जेडीयू के सिर्फ 43 एमएलए हैं और यही वजह है कि मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार को इस बार काफी कमजोर माना जा रहा है। बिहार चुनाव में नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जेडीयू को कमजोर करने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई है एलजेपी के चिराग पासवान ने। आपको यह लगता होगा कि चिराग पासवान शायद हार गए हैं। चिराग पासवान कुछ ज्यादा इंपैक्ट डाल नहीं पाए। 33 सीटों पर जेडीयू की हार चिराग पासवान की वजह से हुई है। इन 33 में से 28 सीटें ऐसी हैं जहां जनता दल यूनाइटेड दूसरे नंबर पर रही और हार का अंतर एलजेपी को मिले वोटों से भी कम रहा।
अगर इन सीटों पर एलजेपी एनडीए से अलग नहीं होती तो जनता दल यूनाइटेड यहां चुनाव जीत जाती। इन 33 सीटों में 5 सीटें ऐसी हैं जहां एलजेपी दूसरे नंबर पर रही और यहां पर जेडीयू का नंबर तीसरा रहा। मतलब यहां भी जेडीयू और एलजेपी की लड़ाई में महागठबंधन का फायदा हुआ है। एलजेपी और जेडीयू की इस लड़ाई में जो बड़ी बातें निकली हैं उन्हें कुछ इस तरीके से आप समझ सकते हैं। चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। हालांकि उन्होंने नुकसान तो आरजेडी को भी पहुंचाया, लेकिन नीतीश कुमार उनके निशाने पर रहे। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन नैतिक तौर पर एनडीए में उनकी भूमिका अब जूनियर पार्टनर की हो गई है। चिराग पासवान की पार्टी भले ही सिर्फ 1 सीट जीती हो, लेकिन जो लक्ष्य लेकर वो चले उसमें सफल रहे। करीब 6% वोट के साथ एलजेपी बिहार में सबसे ज्यादा वोट पाने वाली पार्टियों में 5वें स्थान पर है। बिहार में एनडीए के सरकार के शपथ ग्रहण के बाद अब सभी की नजरें दिल्ली पर हैं और हो सकता है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार के दौरान रामविलास पासवान के निधन के बाद खाली हुई जो सीट है वो चिराग पासवान को दे दी जाए और वो भी केंद्रीय मंत्रिमंडल का हिस्सा बन जाए। और यदि ऐसा हो गया तो जेडीयू और नीतीश कुमार के लिए यह एक और झटका जरूर होगा। पटना में आज हुए शपथ ग्रहण समारोह के तुरंत बाद चिराग पासवान ने ट्वीट करके नीतीश कुमार को बधाई तो दी है, लेकिन यहां भी चिराग पासवान ने तंज कसने से वो चूके नहीं। चिराग पासवान का वो ट्वीट इस समय आपकी स्क्रीन पर है, जिसमें वो लिख रहे हैं, आशा करता हूं सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी और आप एनडीए के ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे। देखिए लिखा है एनडीए के ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री की 7वीं बार शपथ लेने के साथ ही नीतीश कुमार सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री बनने वाले नेताओं के क्लब में शामिल हो गए हैं। 3 मार्च 2000 को पहली बार वो बिहार के मुख्यमंत्री बने थे और बहुमत न होने की वजह से उन्हें 10 मार्च 2000 को इस्तीफा देना पड़ा था। 47 वर्ष पहले जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से उन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी। बिहार में वर्षों तक राजनीति करने वाले बड़े नेताओं ने अपनी शुरुआत इसी आंदोलन से की थी। नीतीश कुमार के साथ इन नेताओं में लालू प्रसाद यादव, शरद यादव और रामविलास पासवान भी शामिल थे। नीतीश कुमार कुल मिलाकर 13 वर्षों से ज्यादा समय तक मुख्यमंत्री रह चुके हैं। भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री बने रहने का रिकॉर्ड सिक्किम के पवन कुमार चामलिंग के नाम है। वो 24 साल से ज्यादा समय तक मुख्यमंत्री रहे। इसके अलावा कुछ और नेताओं के नाम आपकी स्क्रीन पर हैं जो सबसे ज्यादा समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं। वो कुछ इस तरीके से हैं। इस समय नवीन पटनायक लगातार 20 वर्षों से ज्यादा वक्त से उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं और उड़ीसा में अगले विधानसभा चुनाव 2024 में होंगे और अगर नवीन पटनायक तब तक मुख्यमंत्री रहे तो वह अपने इसी कार्यकाल में पवन चामलिंग का रिकॉर्ड भी तोड़ देंगे। तो ये अगले 5 वर्षों में अगर नीतीश कुमार बने रहे तो वो भी एक नया रिकॉर्ड होगा। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री तो बन गए, लेकिन उनकी विचारधारा वाली कंफ्यूजन बिहार के लोगों के मन को अभी भी हैरान करती है। वो कभी आरजेडी और कभी कांग्रेस के साथ दिखते हैं तो कभी वो एनडीए के नेताओं के साथ दिखते हैं। आपने ये पहले देखा होगा। धारा 370 हटाने के फैसले की बात की जाए तो नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने राज्यसभा में इसका समर्थन नहीं किया था। एनआरसी के मुद्दे पर नीतीश कुमार कई बार साफ कर चुके हैं कि बिहार में एनआरसी लागू नहीं होने देंगे। ये 2 ऐसे बड़े मुद्दे हैं जहां नीतीश कुमार एनडीए और मोदी सरकार से अलग रास्ते पर चल रहे थे। 370 हटाने का मुद्दा, उस पर उन्होंने यू टर्न किया, फिर एनआरसी का भी उन्होंने विरोध किया। 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस, तो यहां आपने ये देखा कि कैसे नीतीश कुमार पहले लालू यादव के साथ, उनकी पार्टी के साथ सरकार बना चुके हैं, अब एनडीए में आ चुके हैं। पहले एनडीए के सदस्य रहे, फिर आरजेडी में चले गए। एक जमाना ऐसा था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी उनकी बनती नहीं थी, इसलिए उनकी विश्वसनीयता इस समय घेरे में है, सवालों में है। वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में आपको याद होगा कांग्रेस ने 44 सीटें जीती थी। उसके बाद से कांग्रेस पार्टी लगातार एक के बाद एक चुनाव हार रही है और हर जगह इस हार की चर्चा होती रही। लेकिन क्या कभी कांग्रेस ने अपनी हार का विश्लेषण किया है? अब ये सवाल पूछ रहे हैं कांग्रेस पार्टी के ही सहयोगी दलों के नेता। आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी ने
बिहार चुनाव में महागठबंधन की हार के लिए कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को भी जिम्मेदार बताया और उन्होंने कहा है राहुल गांधी चुनाव के समय प्रियंका गांधी के साथ शिमला में पिकनिक मना रहे थे। उन्होंने क्या कहा, पहले आप ये सुनिए। कांग्रेस जो है महागठबंधन के पैर में जंजीर बन गई। अब 70 उम्मीदवार कांग्रेस के लड़े और कांग्रेस ने 70 सभा भी नहीं किया। राहुल गांधी 3 दिन के लिए आए, एक दिन में 2 सभाएं उन्होंने की। प्रियंका जी का दर्शन नहीं हुआ या बिहार से अपरिचित लोग चले आए यहां। अब आज कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता जो है सदाकत आश्रम में बैठ करके पार्टी के नेतृत्व पर आरोप लगा रहे हैं, तो ये ठीक नहीं है। इस तरह से तो आप पार्टी नहीं चला सकते हैं। क्या राहुल गांधी मैंने आप जो है यहाँ चुनाव हो रहा है, राहुल गांधी जो है प्रियंका जी के साथ जाकर के मैंने शिमला में उनके घर पर पिकनिक मना रहे हैं। इस तरह से पार्टी चलती है क्या? आप जो है आरोप तो ये लग सकता है कि भाई कांग्रेस पार्टी जो है जिस ढंग से अपना कारोबार चला रही है उससे भारतीय जनता पार्टी को मदद मिल रही है। तो बिहार और 11 राज्यों के उपचुनाव में कांग्रेस की हार के बाद अब ये सवाल उठ रहा है कि क्या कांग्रेस पार्टी को चलाना अब गांधी परिवार के बस की बात नहीं रही? क्या कांग्रेस पार्टी एक नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन चुकी है? ऐसे में क्या कांग्रेस पार्टी को अपना कामकाज या तो आउटसोर्स कर देना चाहिए या फिर हो सकता है कोई और पार्टी कांग्रेस पार्टी को टेक ओवर कर ले? ऐसा भी हो सकता है और दूसरी पार्टी कांग्रेस पार्टी को टेक ओवर कर ले, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की एक लेगेसी है, ब्रांड नेम जिसे कहते हैं, वो कांग्रेस का बहुत अच्छा है। हालांकि अब उसके पास सफलता नहीं है, सीटें नहीं है, प्रभाव नहीं है, लेकिन कोई दूसरी पार्टी चाहे तो इसका फायदा उठा सकती है। जैसे आपने देखा होगा कॉरपोरेट की दुनिया में होता है, जैसे एक जमाने में जैगुआर लैंड रोवर जब वो बदहाल हो गई थी तो उसे टाटा ने टेक ओवर कर लिया था। हमारे देश में जैसे हार्ले डेविडसन की बिक्री जब कम हुई तब हीरो कंपनी ने कहा कि हम इसमें आपकी मदद कर सकते हैं, आपकी बिक्री बढ़ा सकते हैं। तो क्या अब समय आ गया है कि कांग्रेस पार्टी अब अपने नए खरीदार की तलाश शुरू कर दे? कोई ऐसी पार्टी आ जाए जो कांग्रेस को अब खरीद ले और गांधी परिवार वहां से अलग हो जाए और गांधी परिवार एक रॉयल्टी लेता रहे उस नई पार्टी से कि आप कांग्रेस पार्टी का नाम इस्तेमाल कर लीजिए, अगर हमारा आज भी कोई वोट बैंक बचा है छोटा मोटा वो भी हम ट्रांसफर कर देंगे आपके अकाउंट में और आप हमें रॉयल्टी देते रहिए और बाकी आपको जैसे पार्टी चलानी है आप चलाते रहिए, क्योंकि आखिरकार इस देश की सबसे पुरानी पार्टी है, उसका नाम है, बच्चा बच्चा उस नाम को जानता है, बच्चा बच्चा उस चुनाव चिन्ह को जानता है। कोई दूसरी पार्टी आएगी तो उसे ये नाम बनाने में बहुत समय लगेगा। इसलिए ये एक अच्छा हम सुझाव देना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी को और गांधी परिवार को कि वो इस पार्टी को चाहें तो कहीं और लीडरशिप के लिए आउटसोर्स कर सकते हैं और खुद रॉयल्टी ले सकते हैं। खुद कांग्रेस के नेता कपिल सिब्बल ने आज ये माना है कि चुनाव हो या उपचुनाव, देश की जनता अब कांग्रेस पार्टी को विकल्प मानती नहीं है। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि आत्मचिंतन का समय खत्म हो चुका है, कांग्रेस में इतना साहस और इच्छा होनी चाहिए कि वो सच्चाई को स्वीकार करे। कपिल सिब्बल की इन बातों पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अब से थोड़ी देर पहले टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि कपिल सिब्बल को पार्टी के अंदरूनी मुद्दों को मीडिया में नहीं बोलना चाहिए और उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि इससे पूरे देश में पार्टी के कार्यकर्ताओं की भावनाओं को ठेस पहुंची है। अशोक गहलोत ने सोनिया गांधी के नेतृत्व पर भरोसा जताया है और आगे फिर वही लिखा है जो कि पुराने कांग्रेस के नेता लिखते हैं और वो लगातार यही बात कर रहे हैं कि गांधी परिवार ही कांग्रेस पार्टी को चला सकता है। लेकिन यहां पर बड़ी बात यह है कि आज आरजेडी के नेता खुलकर ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने मेहनत नहीं की। हो सकता है आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी के जो बाकी सहयोगी दल हैं, जो यूपीए के सदस्य अपने आप को मानते हैं, हो सकता है आने वाले समय में वो भी गांधी परिवार की कार्यशैली पर सवाल उठाने लगें। और बिहार के बाद ये बात तय हो गई है कि अब बाकी जगहों पर जब चुनाव होगा तो कांग्रेस पार्टी को उसके सहयोगी दल अब उतनी सीटें और उतना सम्मान नहीं देंगे जितना इस बार तेजस्वी यादव ने दिया, क्योंकि तेजस्वी यादव ने इस बार गलती ये की कि उसने 70 सीटें कांग्रेस जैसी पार्टी को दे दी और कांग्रेस ने वो सारी सीटें बर्बाद कर दी। अगर तेजस्वी यादव उन सीटों पर खुद लड़े होते तो आज नीतीश कुमार की जगह मुख्यमंत्री पद की शपथ वो ले रहे होते और ये बहुत बड़ा बदलाव होता, लेकिन वो इस बार चूक गए सिर्फ इसलिए क्योंकि वो राहुल गांधी की बातों में आ गए।
आज जो बड़ा संकेत मिलता है वो ये कि अब बाकी के सहयोगी दल गांधी परिवार या राहुल गांधी की बातों में इसके बाद नहीं आएंगे। कांग्रेस में भी बगावत हो सकती है और यूपीए में भी उनकी इस कार्यशैली के खिलाफ बगावत हो सकती है। और आज कांग्रेस ने एक गलती और भी कर दी है, उन्होंने उन पार्टियों का साथ ले लिया है जो पार्टियां कश्मीर में धारा 370 हटाने का जो फैसला है उसे पलटना चाहती हैं। अब कांग्रेस पार्टी कश्मीर के जो लोकल चुनाव हैं उसमें वो फारूक अब्दुल्ला के साथ जाना चाहती है, पीडीपी के साथ जाना चाहती है और ये सारी पार्टियां ये कह रही हैं कि वो 370 को यहां से हटने नहीं देंगे। यानी बात वही, चीन भी यही कह रहा है, ये पार्टियां भी यही कहती हैं और कांग्रेस भी यही कह रही है। यानी कांग्रेस एक तरीके से इन पार्टियों के जरिए अब चीन के साथ मिल गई है और जो चीन चाहता है कश्मीर में करना वही कांग्रेस पार्टी भी कर रही है। यह भी उनकी बहुत बड़ी गलती है। और अब आज का सवाल, आज आपको यह बताना है कि भारत की आजादी के लिए गदर क्रांति की शुरुआत किसने की थी। आप इस पर रिसर्च कीजिए और ब्रेक के बाद हम आपको इस सवाल का सही जवाब बताएंगे। दिन भर जी न्यूज पर एमबीए का रिजल्ट आया तो मेरे फैमिली मेंबर्स बहुत खुश थे। सपने जैसे उड़ान ही भरने वाले थे, लेकिन अचानक कोरोना ने सब रोक दिया। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। कोविड काल में क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। 1 साल पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करा था। घर पे सबको बहुत उम्मीदें थी, बेटी है, कुछ करके दिखाएगी। काफी इंटर्नशिप्स भी करी थी कॉलेज में, प्लेसमेंट भी हो ही चुका था, लेकिन कोविड के आते ही सब। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। एमबीए का रिजल्ट आया तो मेरे फैमिली मेंबर्स बहुत खुश थे। सपने जैसे उड़ान ही भरने वाले थे, लेकिन अचानक कोरोना ने सब रोक दिया। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। कोविड काल में क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। 1 साल पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करा था। घर पे सबको बहुत उम्मीदें थी, बेटी है, कुछ करके दिखाएगी। काफी इंटर्नशिप्स भी करी थी कॉलेज में, प्लेसमेंट भी हो ही चुका था, लेकिन कोविड के आते ही सब। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। एमबीए का रिजल्ट आया तो मेरे फैमिली मेंबर्स बहुत खुश थे। सपने जैसे उड़ान ही भरने वाले थे, लेकिन अचानक कोरोना ने सब रोक दिया। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। कोविड काल में क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। 1 साल पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करा था। घर पे सबको बहुत उम्मीदें थी, बेटी है, कुछ करके दिखाएगी। काफी इंटर्नशिप्स भी करी थी कॉलेज में, प्लेसमेंट भी हो ही चुका था, लेकिन कोविड के आते ही सब। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। एमबीए का रिजल्ट आया तो मेरे फैमिली मेंबर्स बहुत खुश थे। सपने जैसे उड़ान ही भरने वाले थे, लेकिन अचानक कोरोना ने सब रोक दिया। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। कोविड काल में
क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। 1 साल पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करा था। घर पे सबको बहुत उम्मीदें थी, बेटी है, कुछ करके दिखाएगी। काफी इंटर्नशिप्स भी करी थी कॉलेज में, प्लेसमेंट भी हो ही चुका था, लेकिन कोविड के आते सब। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। एमबीए का रिजल्ट आया तो मेरे फैमिली मेंबर्स बहुत खुश थे। सपने जैसे उड़ान ही भरने वाले थे, लेकिन अचानक कोरोना ने सब रोक दिया। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। कोविड काल में क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। 1 साल पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करा था। घर पे सबको बहुत उम्मीदें थी, बेटी है, कुछ करके दिखाएगी। काफी इंटर्नशिप्स भी करी थी कॉलेज में, प्लेसमेंट भी हो ही चुका था, लेकिन कोविड के आते सब। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। एमबीए का रिजल्ट आया तो मेरे फैमिली मेंबर्स बहुत खुश थे। सपने जैसे उड़ान ही भरने वाले थे, लेकिन अचानक कोरोना ने सब रोक दिया। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। कोविड काल में क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। 1 साल पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करा था। घर पे सबको बहुत उम्मीदें थी, बेटी है, कुछ करके दिखाएगी। काफी इंटर्नशिप्स भी करी थी कॉलेज में, प्लेसमेंट भी हो ही चुका था, लेकिन कोविड के आते सब। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। एमबीए का रिजल्ट आया तो मेरे फैमिली मेंबर्स बहुत खुश थे। सपने जैसे उड़ान ही भरने वाले थे, लेकिन अचानक कोरोना ने सब रोक दिया। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। कोविड काल में क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। 1 साल पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करा था। घर पे सबको बहुत उम्मीदें थी, बेटी है, कुछ करके दिखाएगी। काफी इंटर्नशिप्स भी करी थी कॉलेज में, प्लेसमेंट भी हो ही चुका था, लेकिन कोविड के आते सब। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। एमबीए का रिजल्ट आया तो मेरे फैमिली मेंबर्स बहुत खुश थे। सपने जैसे उड़ान ही भरने वाले थे, लेकिन अचानक कोरोना ने सब रोक दिया। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। कोविड काल में क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। 1 साल पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करा था। घर पे सबको बहुत उम्मीदें थी, बेटी है, कुछ करके दिखाएगी। काफी इंटर्नशिप्स भी करी थी कॉलेज में, प्लेसमेंट भी हो ही चुका था, लेकिन कोविड के आते सब। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर।
एमबीए का रिजल्ट आया तो मेरे फैमिली मेंबर्स बहुत खुश थे। सपने जैसे उड़ान ही भरने वाले थे, लेकिन अचानक कोरोना ने सब रोक दिया। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। कोविड काल में क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। 1 साल पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करा था। घर पे सबको बहुत उम्मीदें थी, बेटी है, कुछ करके दिखाएगी। काफी इंटर्नशिप्स भी करी थी कॉलेज में, प्लेसमेंट भी हो ही चुका था, लेकिन कोविड के आते ही सब। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। एमबीए का रिजल्ट आया तो मेरे फैमिली मेंबर्स बहुत खुश थे। सपने जैसे उड़ान ही भरने वाले थे, लेकिन अचानक कोरोना ने सब रोक दिया। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। कोविड काल में क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। 1 साल पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करा था। घर पे सबको बहुत उम्मीदें थी, बेटी है, कुछ करके दिखाएगी। काफी इंटर्नशिप्स भी करी थी कॉलेज में, प्लेसमेंट भी हो ही चुका था, लेकिन कोविड के आते ही सब। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। एमबीए का रिजल्ट आया तो मेरे फैमिली मेंबर्स बहुत खुश थे। सपने जैसे उड़ान ही भरने वाले थे, लेकिन अचानक कोरोना ने सब रोक दिया। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। कोविड काल में क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। 1 साल पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करा था। घर पे सबको बहुत उम्मीदें थी, बेटी है, कुछ करके दिखाएगी। काफी इंटर्नशिप्स भी करी थी कॉलेज में, प्लेसमेंट भी हो ही चुका था, लेकिन कोविड के आते ही सब। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। एमबीए का रिजल्ट आया तो मेरे फैमिली मेंबर्स बहुत खुश थे। सपने जैसे उड़ान ही भरने वाले थे, लेकिन अचानक कोरोना ने सब रोक दिया। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। कोविड काल में क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। 1 साल पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करा था। घर पे सबको बहुत उम्मीदें थी, बेटी है, कुछ करके दिखाएगी। काफी इंटर्नशिप्स भी करी थी कॉलेज में, प्लेसमेंट भी हो ही चुका था, लेकिन कोविड के आते ही सब। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। एमबीए का रिजल्ट आया तो मेरे फैमिली मेंबर्स बहुत खुश थे। सपने जैसे उड़ान ही भरने वाले थे, लेकिन अचानक कोरोना ने सब रोक दिया। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। कोविड काल में क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। 1 साल पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करा था। घर पे सबको बहुत उम्मीदें थी, बेटी है,
कुछ करके दिखाएगी। काफी इंटर्नशिप्स भी करी थी कॉलेज में, प्लेसमेंट भी हो ही चुका था, लेकिन कोविड के आते ही सब। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। एमबीए का रिजल्ट आया तो मेरे फैमिली मेंबर्स बहुत खुश थे। और अब आखिर में देखते हैं कि आज के इतिहास में क्या लिखा है। वर्ष 1915 में आज ही के दिन महान क्रांतिकारी और गदर पार्टी के संस्थापक करतार सिंह सराभा शहीद हुए थे। पंजाब के लुधियाना में जन्मे करतार सिंह सराभा उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका गए थे और वहीं उनकी मुलाकात स्वतंत्रता सेनानी लाला हरदयाल से हुई, जो भारत के बाहर भारत की आजादी के पक्ष में लोगों को एकजुट कर रहे थे। वर्ष 1913 में अमेरिका में रहने वाले भारतीयों ने गदर पार्टी की स्थापना की और गदर नाम के साप्ताहिक अखबार का प्रकाशन भी शुरू किया। गदर पार्टी ने फरवरी 1915 में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की योजना तैयार कर ली थी, लेकिन ब्रिटिश सरकार को इसका पता चल गया और इसके बाद करतार सिंह और उनके कुछ साथियों को फांसी की सजा सुना दी गई। सिर्फ 19 साल की उम्र में शहीद होने वाले करतार सिंह को क्रांतिकारी भगत सिंह भी अपना आदर्श मानते थे। और जैसा कि हमने आपको बताया, आज राष्ट्रीय प्रेस दिवस है। वर्ष 1966 में आज ही के दिन द प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया यानी भारतीय प्रेस परिषद की स्थापना आज के दिन की गई थी। राष्ट्रीय प्रेस दिवस भारत में स्वतंत्र, निष्पक्ष और जिम्मेदार प्रेस का भी प्रतीक है। द प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ये सुनिश्चित करती है कि देश के पत्रकार निष्पक्ष रहें और वो बाहरी दबाव के सामने न झुकें। हालांकि आज के हालात में ये इतना आसान भी नहीं है। आज का दिन आपके लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि पत्रकारों के माध्यम से देश और दुनिया की तमाम सूचनाएं आप तक पहुंचती हैं। पत्रकारिता के सिद्धांत कहते हैं, सच सुनो, सच देखो और फिर निडर होकर सही खबर दुनिया के सामने रखो। लेकिन अब ये सिद्धांत काफी किताबी हो चुके हैं और पत्रकारिता में मिलावट का स्तर बहुत बढ़ चुका है, ठीक वैसे ही जैसे आजकल हवा में प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। हालांकि आज भी देश में कुछ अच्छे पत्रकार और चैनल्स बचे हुए हैं जो बाजार के दबाव और नेताओं के प्रभाव में नहीं आते और आपके लिए सच्ची पत्रकारिता करते हैं, लेकिन ऐसे लोग भी अब तेजी से विलुप्त हो रहे हैं। वर्ष 2013 में आज ही के दिन सचिन तेंदुलकर ने अपने 200वें और आखिरी टेस्ट मैच खेलने के साथ ही क्रिकेट से संन्यास ले लिया था। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में वेस्टइंडीज के खिलाफ इस मैच में भारत एक पारी और 126 रनों से जीता था और इसी के साथ भारत ने 2-0 से ये टेस्ट सीरीज जीत ली थी। टेस्ट क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर की आखिरी पारी 74 रनों की थी। इससे पहले सचिन दिसंबर 2012 में वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट और अक्टूबर 2013 में 2020 क्रिकेट से रिटायरमेंट ले चुके थे और इसे एक इत्तेफाक ही कहेंगे कि सचिन तेंदुलकर ने अपने करियर का पहला टेस्ट मैच 15 नवंबर 1989 को खेला और 16 नवंबर 2013 को उन्होंने अपना आखिरी टेस्ट मैच खेला और उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। वर्ष 1945 में आज ही के दिन यूनेस्को यानी यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन का गठन हुआ था। यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष संस्था है जो पूरी दुनिया के देशों को शिक्षा और सांस्कृतिक आधार पर जोड़ती है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है और 193 देश इसके सदस्य हैं, जबकि 11 देश सहायक सदस्य हैं। भारत वर्ष 1946 से यूनेस्को का सदस्य है। और वर्ष 1904 में आज ही के दिन ब्रिटिश इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग को वैक्यूम ट्यूब के लिए पेटेंट मिला था। लंबे समय तक रेडियो, टेलीविजन, रेडार या बड़े टेलीफोन नेटवर्क्स और कंप्यूटर्स में भी वैक्यूम ट्यूब एक बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट था। वर्ष 1950 के दशक के बाद वैक्यूम ट्यूब के मुकाबले आकार में छोटे, टिकाऊ और सस्ते ट्रांजिस्टर्स ने उनकी जगह ले ली थी। तो डीएनए में आज इतना ही। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। और अंत में राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता आपके लिए। कलम देश की बड़ी शक्ति है, भाव जगाने वाली, दिल की नहीं दिमागों में भी आग लगाने वाली। पैदा करती कलम विचारों के जलते अंगारे, और प्रज्वलित प्राण देश क्या कभी मरेगा मारे। एक भेद है और वहां निर्भय होते नर नारी, कलम उगलती आग जहां अक्षर बनते चिंगारी। नमस्कार।
और बड़ी खबर इस वक्त की, बराक ओबामा की किताब में सोनिया गांधी को लेकर एक बड़ा दावा किया गया है। दावा यह कि मनमोहन सिंह इसीलिए प्रधानमंत्री बनाए गए क्योंकि राहुल गांधी पर इससे कोई खतरा नहीं था। ये बातें बराक